नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल सिमू की फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IRFC शेयर के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग जो बातें करने वाले हैं वो बातें इसलिए भी होगी कि आखिर IRFC के अंदर जो पिछले एक महीनों के अंदर जो बढ़त देखने को मिली, ये बढ़त क्या नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, या इस तरह की जो रैलियां देखने को मिली, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है। क्योंकि अभी तक हमने ये जाना है और हमने लगभग 7-8 दिन पहले ये सुना था न्यूज़ में कि भारत सरकार लगभग 200 न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली है, उसके टेंडर निकलने वाले हैं, किसी खास स्पेसिफिक लोकेशन पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये सारी खबरें हमने सुनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि 200 वंदे भारत ट्रेन चलने लगी तो उसके वजह से ये 15 दिनों तक रैली दिखा सकती है। ये एक्चुअली होता नहीं है और हमने ये टेम्पररी भी समझा था कि इस तरह की न्यूज़ें आई हैं, आज बढ़त देखने को मिली है, कल से ये फिर नॉर्मल चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो बढ़त देखने को मिल रही है, आज भी आपने देखा लगभग 5% से ज़्यादा यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, उन सारे कारणों पर मैं बात करूँगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चीज़ें समझ में आएगी और उन सारे भ्रामक खबरों के ऊपर कहीं ना कहीं एक विराम भी लग जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। देखो, मैं बता दूं कि अगर आपने गौर किया हो तो इधर जो रेलवे सेक्टर के सारे स्टॉक हैं, चाहे वो RVNL हो गया, तीतागर वैगॉन्स हो गया, टेक्समेको रेल हो गया, राइट्स हो गया, इरकॉन हो गया, कॉनकोर हो गया, ये सारे शेयर बढ़ रहे हैं। रेलटेल भी इवन उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है, सिवाय IRCTC के। उसके पीछे भी कारण है कि आखिर IRCTC के अंदर बढ़त उतनी देखने को क्यों नहीं मिल रही है, लेकिन उन सारी चीज़ों पे हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग मुद्दों पर आते रहे। मुद्दे क्या है हमारे कि IRFC क्यों बढ़ रहा है। देखो, पहला कारण मैं आपको पहले भी शायद इसके बारे में बताया था। भारत सरकार अभी फ़िलहाल जो बड़े बड़े जहाँ पर उनकी अधिक राजस्व में बढ़ोतरी होती है, कह सकते हैं कि वहाँ से अधिक पैसे आ रहे हैं भारत सरकार को, वैसे 40 रेलवे स्टेशन पर भारत सरकार फोकस कर रही है। ठीक है, जो मेट्रो सिटीज़ में पड़ती है या अगर ना भी पड़े, जहाँ पर अच्छे रेवेन्यूज आ रहे हैं, उनमें से 3 बड़े स्टेशन। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? पहला उसमें है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, उसके बाद है अहमदाबाद और उसके बाद है मुंबई। ये 3 स्टेशन पर भारत सरकार 10,000 रुपया पैसे लगाने की घोषणा कर चुकी है और मुझे ये लगता है कि इन पे काम शुरू हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि ये जो ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये कंफर्म है कि इस पे 10,000 रुपये की जो फंडिंग हुई थी, इस पे काम शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये पहला खबर है कि 10,000 रुपये की लागत से इन 3 स्टेशन पर इनके ब्यूटिफिकेशन के लिए, इनके रीडेवलपमेंट के लिए काम चल रहा है और शुरू हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा खबर है कि आपको तो पता है कि जो ये न्यू कहता वंदे भारत जो ट्रेन चलाई जा रही है, इस पे काम हो रहा है, सब कुछ हो भी गया है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं रेलवे सेक्टर को प्रभावित करती है। मैं आपको वो चीज़ों को फिर से मैं आपके जहन में डालना चाहता हूँ। वो क्या है कि रेलवे जो है ना, अभी फ़िलहाल रेलवे कह सकते हैं कि जो कोच होते हैं और जो वैगन होते हैं, दोनों का ऑर्डर वो कर रहे हैं। कोच का एंड वैगन दोनों का ऑर्डर उन्होंने कर रहे हैं। 2027 तक, एक आंकड़ों के मुताबिक मैं बताऊं, 2027 तक भारत सरकार को, यह कह सकते हैं कि रेलवे मंत्रालय को 1.5 लाख वैगन का जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूं और इससे IRFC पर क्या असर पड़ने वाला है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, 1.5 लाख वैगन का जरूरत पड़ेगा भारत सरकार को या रेलवे मंत्रालय को। ठीक है, ये हो गया। ये सारी ऑथेंटिकेटेड है, कोई भी इसमें कोई भी मतलब कि ये र्यूमर नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है,
ये दो चीज़ हो गई। पहला कि 10,000 करोड़ रुपए वो कब तक 4 रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन के लिए खर्च कर रही है। इसके अलावा 40 और भी रेलवे स्टेशन पर काम शुरू होने वाला है। 2027 तक भारत सरकार को 1.5 लाख वैगन की जरूरत पड़ेगी और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए भारत सरकार पैसे भी जारी कर दी है, काम चल रहा है। तीतागढ़ वैगन्स हैं, उन्हें भी कुछ ऑर्डर मिला था, ठीक है, और भी जो भी चीज़ें चल रही है इस पे काम चल रहा है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम आते हैं एक और खबर पे, और वो खबर है चलता है कह सकता हूँ कि माल ढुलाई को लेकर। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 1950 सॉरी एक मिनट सॉरी हाँ 1950 से 1951 तक भारत में जितनी भी माल ढुलाई होती थी, चाहे वो सीमेंट हो, छर्रियाँ हो, कुछ भी हो, अनाज हो, उसमें उन सारे माल ढुलाई में इंडियन रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन था, योगदान था, वो 85% था, ठीक है। लेकिन अभी का मैं आंकड़ा बताऊं तो ये आंकड़ा घटकर कितना आ गया है, 27% पर। यानी आप देखो तो बहुत बड़े इस आंकड़ों में गिरावट आई है। कहीं ना कहीं इससे भारत सरकार के राजस्व में कमी आई है और इसे भारत सरकार कंटिन्यू नहीं रखना चाहती है। भारत सरकार का भी एक टारगेट है, ठीक है, और वो क्या टारगेट है कि ये जो आंकड़े हैं 27% वाले, इन आंकड़ों को वो 50% तक ले जाना चाहती है। कब तक? 2030 तक, सॉरी, ये 2030 तक इन आंकड़ों को वो 27% तक ले जाना चाहती है। और ये 27% से 50% तक जाने के लिए कैसे होगा? बिना पैसे खर्च किए हुए नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए माल ढुलाई के लिए रेलवे मंत्रालय को वैगन्स चाहिए होगा। अगर वैगन्स नहीं आएंगे तो माल ढुलाई होगी नहीं। तो इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ऑर्डर्स दे रही है डिफरेंट कंपनीज को। और जब भी डिफरेंट कंपनी को ऑर्डर्स दे रही है तो आप लोगों को पता होगा कि जितने भी काम हो रहे हैं रेलवे में, सबको फंडिंग कौन दे रहा है? IRFC। रेलवे के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं सबको फंडिंग कौन दे रहा है? IRFC, ठीक है। IRFC क्या कर रहा है कि ये बॉन्ड साइन करके अलग अलग तरीक़ों से 5%, 6% इस तरह से पैसे को लाता है, और वही पैसे सरकार को ये अलग अलग कंपनियों को ये 10%, 11% के दर पर ये पैसे फंड करता है। तो यहाँ पर इनको जितने भी पैसे ले रहे हैं लगभग उस पर 4 से 6% तक फायदे हो रहे हैं। तो ये सारे जो ऑर्डर्स कहीं ना कहीं जो मिल रहा है, ये जो नए नए काम हो रहे हैं जहाँ पर पैसों की आदान प्रदान हो रही है, लेन देन हो रही है, वहाँ पर IRFC एक्टिव है और इनका ही काम है। चाहे वो ऑर्डर RVNL को मिले, तीतागढ़ वैगन्स को मिले, टेक्समेको को मिले, या कुछ भी हो, वहाँ पर पैसे की आदान प्रदान लेन देन होगी। और जब भी लेन देन होगी वहाँ पर IRFC के लिए ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हो जाती है। इसके अलावा एक और मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूँ। उन आंकड़ों पर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये एकदम ऑथेंटिकेटेड आंकड़े हैं। एक आंकड़ा मैं देता हूँ कि 2000 कह सकता हूँ कि भारत का एक लक्ष्य है, ठीक है, एक टारगेट लेकर भारत चल रहा है, और वो टारगेट भी माल ढुलाई को लेकर ही है। भारत का एक टारगेट है कि भारत 2027 तक 3000 मिलियन टन माल ढुलाई करना चाहता है, ठीक है, 3000 मिलियन टन। और ये 2022 तक, 2022 के रिसेंट में आंकड़े देता हूँ, और ये आंकड़ा 1418 मिलियन टन हो चुका है। सिर्फ इसमें लगभग कह सकता हूँ कि 1582 मिलियन टन ही सिर्फ इसे ढोना है, और इसके बाद जो ये आंकड़ा है इनका 3000 मिलियन टन का, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये इसलिए भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ये यकीन हो कि भारत सरकार कामें कर रही है, और उन सारे कामों के वजह से, उन सारे कामों के पीछे जो चीज़ें लग रही है, जो ऑर्डर्स सबको देने पड़ रहे हैं, जहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जो चीज़ों को डाइवर्सिफाई करने की बात हो रही है,
इन वजहों से रेलवे सेक्टर के अंदर इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। अब आप बोलोगे कि पहले क्यों नहीं हो रहा था। देखो, एक सही समय पर कामें होती है, क्योंकि कुछ कामों को आप बरसात के दिनों पे नहीं कर सकते हैं, कुछ कामों को आप एक खास समय पे नहीं कर सकते हैं। तो एक सही समय होता है जब आप चीज़ों को एक एक्सेलरेट करते हो। तो ये एक सही समय है जब लगता है कि भारत सरकार अब रेलवे सेक्टर पर फोकस करे, उनके जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के लिए सारे बजट्स को खोले, जो भी टेंडर निकालनी है, जो भी ऑर्डर्स देने हैं, वो सारी चीज़ें की काम अब हो रही है। अब आप देखोगे कि हर सप्ताह भारत के अंदर अन्य अन्य राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस की उद्घाटन हो रहा है। ये इन सारी चीज़ों का ही फल है। और भारत सरकार के और भी कई लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को मैं धीरे धीरे बताऊंगा। और मैं ये बात कर रहा हूँ, ये एकदम 100% ऑथेंटिकेटेड है, इसमें कोई भी मेल जोल इधर उधर अफवाह कुछ भी नहीं है। आप लोगों को जो भी बताऊंगा ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ ही लाऊंगा। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। देखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।